हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआईटी। मैं विश्वनाथ। आज मैं आपको जीएसटी का पहले क्लास में लेके आ रहा हूं, जिसमें आप जीएसटी के बारे में इंट्रोडक्शन, जीएसटी का बेनिफिट, कंपोनेंट्स क्या क्या था जीएसटी में या क्या क्या है, जीएसटी में इनपुट क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट जीएसटी हम किसको बोलते हैं, लोकल सेल एंड इंटरेस्टेड सेल क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, एंड जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन टैली में हम किस तरीके से करेंगे, ये सारा चीज आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हम बात करते हैं जीएसटी का इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? आप लोगों को पता है गवर्नमेंट आपसे डिफरेंट तौर पे आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो टैक्स होता क्या है? एक्चुअली टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा एक फ्री चार्ज होता है जो अप्लाई किया जाता है इनकम के ऊपर या आपके संपत्ति यानी वेल्थ के ऊपर, या आपका गुड्स या सर्विसेज का आप सप्लाई दे रहे हैं तो, या फिर किसी और चीज के ऊपर, जो मेनली गवर्नमेंट किस लिए चार्ज करता है, ताकि गवर्नमेंट के पास फंड का या कैश का इनफ्लो बना हो। कैश का या फंड का इनफ्लो बनेगा तो गवर्नमेंट को क्या फायदा? गवर्नमेंट इसी चीज को कई फोल्ड करके आपको डिफरेंट सुविधा के तौर पे वापस करने का काम करते हैं, है कि नहीं? जो रोड पे आप चलते हो उस रोड को बनाने का काम, उस रोड में रोड लाइट्स लगाने का काम, आपके गवर्नमेंट जॉब्स में जिनके पेरेंट्स वगैरह है उनका सैलरी वगैरह, ये सब कहां से आता है? ये सब हमारा ही पैसा होता है जो हमें ही सुविधा के रूप में वापस किया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स या कर कलेक्ट करते हैं। और ये आज का नहीं, बहुत पुराना रिवाज है, पुराने जमाने से ये चलते आ रहा है। जो जिस राजा के एरिया में रहते थे उस राजा उनको सेफ्टी या सिक्योरिटी देने के लिए कुछ मामूली सा उनके फसल के ऊपर अमाउंट टैक्स के रूप में चार्ज करते थे, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी वगैरह दे पाए, है कि नहीं? तो वही चीज आज भी चलते आ रहा है, सेम तरीके सेम फॉर्मेट में। बट ये टैक्स जो है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम किसको बोलते हैं? जो टैक्स का पेमेंट कर रहा है, अगर वही टैक्स का भार यानी कर बोझ जिसको बोलते हैं, वही उसका बोझ बहेगा तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आपका इनकम टैक्स, आपकी इनकम, उस इनकम के ऊपर टैक्स आप ही जमा करा रहे हैं और उसका बर्डन भी आप ही को बियर करना पड़ रहा है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। वेल्थ टैक्स, आपका संपत्ति, आपके संपत्ति को टैक्स भी आप जमा करा रहे हैं, कोई और तो बियर करेगा नहीं, तो बर्डन भी आप ही को बियर करना पड़ेगा। ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। वही जगह पर अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जो टैक्स का पेमेंट कर रहा है, अगर वो उस टैक्स का बर्डन बियर नहीं कर रहा है, उसकी जगह कोई और उस बर्डन को बियर कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में उस टैक्स को हम पेमेंट कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट का इनकम कितने से होंगे? कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो इच्छा से, स्वेच्छा से अपना टैक्स दे सके। जो गरीब लोग होंगे वो तो टैक्स देंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो कमाई का कोई जरिया ही नहीं है। तो गवर्नमेंट देखा हमें हमारा इनकम का फ्लो अगर चालू रखना है या जारी रखना है, तो हमें ऐसा कोई मेथड भी ढूंढना पड़ेगा जहां पर बंदे अपने आप टैक्स जमा कराएं। तो इसी पर्पस में इनडायरेक्ट टैक्स का इंपोज किया गया था। इनडायरेक्ट टैक्स का मेन मोटो ही यही था, सामने वाला बंदा जब पेमेंट करे उनको पता भी नहीं चल रहा है कि वो उस टैक्स को पेमेंट खुद ही अपने जेब से कर रहे हैं। कैसे? आज एक छोटा बच्चे से स्टार्ट करके जो एक लॉलीपॉप खाता है, वो लॉलीपॉप खरीद के ले आया, उस लॉलीपॉप को खरीदने के टाइम वो खुद उसके ऊपर टैक्स जमा करा के आया, जबकि वो डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से तो एलिजिबल भी नहीं है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में वो उसका भी टैक्स जमा करा के आया। इवन हम सुबह उठने से लेके शाम को सोने जाने तक, इवन मरने तक भी जो टैक्स जमा कराते हैं वो सब एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? वो टैक्स हम अपने जेब से जमा कराते हैं और उसका बर्डन भी हम ही बियर करते हैं। हाँ, हमारे होकर उस टैक्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कोई और करता है, जो हमें वो सर्विस या गुड्स का, सामान का सुविधा हमें दे रहा था, है ना? तो जीएसटी भी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमसे चार्ज होता है, हमारे ऊपर ही चार्ज होता है। पेमेंट सामने वाला बंदा, सप्लायर जो है, ये जो आपको गुड्स या सर्विस बेच रहा है, वो पेमेंट कर रहा है, बट अल्टीमेटली उसका बर्डन वही बियर कर रहा है। कौन? वो कंज्यूमर जो उस गुड्स को एक्चुअली कंज्यूम कर रहा है। इसीलिए जीएसटी एक टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का अगर जर्नी लेके बात करें तो 2000 इन द ईयर 2000 मिस्टर वाजपेयी जो एक्स पीएम थे हमारे, उन्होंने
क्या किए थे, जीएसटी के लिए एक लॉ ड्राफ्ट बोर्ड तैयार किए थे उस टाइम के जीएसटी को लाने के लिए। बट उसके बाद बहुत बार जीएसटी सदन में पास होने की कोशिश हुआ बट हो नहीं पाया, बहुत बड़ी कुछ ना कुछ कारण की वजह से वो बाहर हो जाता था। आफ्टर 17 इयर्स 28 फरवरी 2017 को अल्टीमेटली वो जीएसटी का बिल पास हो गया। जब जीएसटी बिल पास हो गया उसके बाद जीएसटी एक्ट लागू हो गया। कब से? 1 जुलाई 2017, जो हमें सबको पता है। 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी लॉन्च हुआ था। जीएसटी एक्चुअली डिफरेंट टैक्स को हटा के उसकी जगह पर एक कंप्रीहेंसिव टैक्स रखा गया था। जीएसटी की अगर आप बात करें तो ये एक कंप्रीहेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे टैक्स की जगह पर एक ही टैक्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने सुने होंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वगैरह। एक्साइज ड्यूटी तो अभी भी है बट जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, जो आपका सर्विस टैक्स है, जो पहले सेंट्रल की गवर्नमेंट के ड्यूटी में आता था, वो सब अब हट के कन्वर्ट हो गया किसमें? जीएसटी में। वही पर स्टेट जो बहुत सारे टाइप का टैक्स कलेक्ट करते थे, स्टेट टैक्स, वैट आपने नाम सुने होंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो सेंट्रल लेते थे, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रे वगैरह जो आपने सुने होंगे, परचेस टैक्स वगैरह जो अलग से लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, वो सब अब हटके इंपोज उसकी जगह पर एक ही टैक्स हो रहा है। कौन सा? जीएसटी। इसलिए इसको कंप्रीहेंसिव टैक्स भी बोलते हैं। क्यों? जो पहले मल्टीपल जगह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टैक्स का आपको पेमेंट करना पड़ रहा था, उसकी जगह पर आपको सिर्फ अब एक ही टैक्स देना है जिसका नाम जीएसटी। इसीलिए जीएसटी सीखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? जहां पर पहले अलग अलग टैक्स होता था, आपको एक ही टैक्स सीखने से मतलब है जीएसटी, और जिसको सीखेंगे तो आपका काम का दायरा भी बढ़ जाएगा। जहां पर पहले एक ही जगह पर एक ही टैक्स का इंपोज हो रहा था, अब वहां पर ये एक ब्रॉड व्यू में यूज हो रहा है, तो हर जगह आपको ये काम आते रहेगा। इसीलिए जीएसटी को आपको लिए देखना भी बहुत जरूरी है। नॉर्मली जीएसटी का कुछ सुविधा है। जीएसटी हम लोगों को टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट से बचाता है। क्या? पहले जमाने का जो टैक्स होता था, मतलब ओल्ड डिजाइन की बात करें तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैन्युफैक्चर करते टाइम मैंने मान लो वैट देके आया, किसी चीज के ऊपर मैंने सीएसटी देके आया। जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ऊपर, फिर मैंने उसी के ऊपर क्या किया कि उसी के ऊपर बेस करके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसके ऊपर मैंने एक्साइज ड्यूटी दिया। फिर एक्साइज ड्यूटी के साथ मिला के उसके ऊपर मैंने लोकल में सेल कर रहा हूं तो वैट, दूसरी स्टेट में कर रहा हूं तो सीएसटी चार्ज करके सेल करते थे। तो इसीलिए क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज होने का एक प्रवणता पहले था ही था। अब जब जीएसटी आता है तो परचेज के टाइम रॉ मटेरियल जब परचेज करते हैं तब भी जीएसटी, जब हम उसको मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे तब भी हमें देना जीएसटी। तो जो आपका परचेज के टाइम जीएसटी था वही सेल के टाइम जीएसटी के साथ एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए यहां पर टैक्स कैस्केडिंग यानी टैक्स के ऊपर टैक्स होने का कोई चांसेस नहीं है। पहली बात तो यह। दूसरी बात, जो ओल्ड डिजाइन की बात करूं, अगर वैट की बात करें तो वहां पर जो लिमिट था वो आपका 5 लाख रुपए का लिमिट था कि 5 लाख से नीचे है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, 5 लाख से ऊपर होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो यहां अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो अभी जो लोअर लिमिट है सबसे, वो है 20 लाख का, जिसको बढ़ा के ट्रेडिंग सेक्टर के लिए 50 लाख तक कर दिया गया है। सर्विस सेक्टर के लिए अभी भी 20 लाख ही है। तो ये जो छूट आपको इतना बड़ा लिमिट का कैप का सुविधा आपको मिल रहा है जो पहले एग्जिस्टिंग कोई लॉज में नहीं था। ठीक है। कंपोजिशन डीलर आपने सुनी होंगे, जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्री छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको सुविधा देने के लिए यहां पर कंपोजिशन स्कीम रखा गया है। आपको सुन के हैरान होगा कि यहां पर कंपोजिशन स्कीम का जो सुविधा है वो 1.5 करोड़ तक लिमिट टर्नओवर तक रखा गया है। यानी छोटे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वो अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रख सकता है, जिसमें सिर्फ उसको 1% टोटल सेल के ऊपर टैक्स देने से ही मतलब खत्म हो जाएगा। जीएसटी का भी एक सिंपल रिटर्न उसको फाइल करना है, कोई मेहनत उसको नहीं करना। मतलब उसके लिए टैक्स प्रोसेस जो है वो बहुत सिंप्लीफाइड टैक्स प्रोसेस अब हो चुका है। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोसीड्यूर जीएसटी के अंदर बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल, साधारण एंड सरल है। बाकी एग्जिस्टिंग लॉज की बात करें, वैट तो ऑनलाइन था आपका, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑनलाइन था, बट फिर भी उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत हैवी मेंटेन करना पड़ता था। अब आपको यहां पर सारा चीज ऑनलाइन मेंटेन हो जाता है तो इतना दिक्कत भी नहीं आता। इवन आपका जो रिटर्न फाइलिंग है, रिटर्न भी आपका ऑनलाइन हो जाता है, असेसमेंट भी इवन आपका ऑनलाइन हो जाता है। तो इसीलिए आपको कोई बाबूशाही में पढ़ना नहीं पड़ता, ना किसी बाबू को पैसा देना पड़ता है, ना किसी के आगे झुकना पड़ता है। आप अगर सही काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन आपका काम करते जाइए, रिटर्न आप सही तरीके से फाइल करते जाइए, ना आपको पेनल्टी देना है, ना आपको किसी का देखना है। आपका इनपुट अगर बचा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो आपके लेजर में शो होते रहता है, किसी बाबू के हाथ पैर पकड़ने की इसमें जरूरत नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा सुविधा है आज के टाइम में जीएसटी की। इसके अलावा इसमें कंप्लायंसेस भी बहुत कम है। पहले के टाइम की अगर बात करूं तो डिफरेंट
टाइम में डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह हम लोगों को यूज करना पड़ता था। इसके अलावा इसमें और भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, जैसे मान लो मेरे पास सर्विस टैक्स भी है, मेरे पास वैट भी है, मेरे पास एक्साइज भी है, तो दिन में सारा दिन आप चक्कर काटते रहते थे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, जिसमें आपको एक ही डिपार्टमेंट में आप जाने का भी जरूरत नहीं, ऑनलाइन से ही काम हो जाएगा, तो आपका कंप्लायंसेस जो होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसके अलावा जीएसटी का बहुत बड़ा एक सुविधा भी है, क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट रखा गया है। पहले एग्जिस्टिंग कोई भी लॉज में ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था, बट जीएसटी के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि आपका नाम सुने होंगे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जो ऑनलाइन सेल करते हैं, इनके लिए भी आप एक डेफिनेट ट्रीटमेंट इसमें रखा गया है। साथ में लॉजिस्टिक का एफिशिएंसी इसने ट्रिमेंडस क्वालिटी में बढ़ा चुके हैं। पहले जो ट्रक सामान लेके किसी भी बॉर्डर पे घंटों दिन टाइम कोई कुछ नहीं था, जो खड़े रहते थे, आजकल खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। ये ई-वे-बिल सिस्टम के द्वारा से, मतलब ई-वे-बिल सिस्टम के जरिए आज आप बस अपना सिर्फ ई-वे-बिल कंटेन करके आप चलेंगे तो आपको कहीं कोई लाइन देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो भी बहुत ही कम प्रोसेस रहता है, बहुत ही कम टाइम के अंदर एक जगह से दूसरे का सामान ट्रांसफर आज हो पा रहा है, जो जीएसटी की बदौलत है। इसके अलावा भी जो अनऑथोराइज सेक्टर थे या अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर था, उनको रैकेट में लाने के लिए भी गवर्नमेंट जीएसटी को साथ में ले रहे हैं, ताकि जो अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर है आपको रेगुलराइज हो पाए, है ना। तो ये मेनली हमारा जीएसटी का सुविधा था। इसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी के अंदर कंपोनेंट क्या क्या है। मेनली जीएसटी में तीन ही कंपोनेंट है, एक तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एक आपका एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, तीसरा आपका आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, एक चौथा भी है जिसको हम बोलते हैं यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जहां पर आप एसजीएसटी देख रहे हैं, इसी जगह पर ये यूटी जीएसटी भी होता है। अगर कोई यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जो यूनियन टेरिटरीज हमारे हैं उनके लिए यूटी जीएसटी चार्ज होता है, जहां पर एसजीएसटी होता है उसकी जगह पर। ओके, तो ये सीजीएसटी क्या है? सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज होता है जब लोकल यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। इंटरस्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर, इंट्रा बोला है मैंने, इंटर नहीं बोला है। इंटर बोलेंगे तो दूसरी स्टेट, मैं बोल रहा हूं सेम ही स्टेट, यानी राजस्थान के अंदर एक ही जगह से दूसरी जगह पर, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, या एक ही जगह के अंदर एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई होगा, उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होगा वो एक तो सीजीएसटी और दूसरा होगा एसजीएसटी। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जो भी आपका इंट्रा स्टेट ट्रेड के ऊपर यूज होता है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, दोनों के केस में आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बट इस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कोई गुड्स के ऊपर आपका जीएसटी रेट है मान लीजिए 18%, तो 18% में आधा यानी 50% सीजीएसटी बोल के चार्ज होगा और 50% आपका एसजीएसटी बोल के चार्ज होगा। यानी जो लोकल में ट्रांजैक्शन होता है, यानी विद इन स्टेट जो ट्रांजैक्शन होता है, उसका 50% सेंट्रल के पास और 50% स्टेट के पास ट्रांसफर होता है। वही जगह पर जब ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरी स्टेट से होता है, एक स्टेट के साथ दूसरी स्टेट का मतलब राजस्थान से अगर कोई सामान मैं दिल्ली सेल करना चाहता हूं, तो उस केस में जो हमारा टैक्स कंपोनेंट चार्ज होगा वो है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज होता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई गुड्स या सर्विस का किया जाता है, तब इसमें भी शेयरिंग होता है, बट इसमें शेयरिंग का अलग से रूल है, जो स्टेट के अंदर खुद ये सेट अलग से कर रखा गया है कि कौन सी स्टेट को कितना किस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी उनको कंपेंसेट किया जाएगा। मैंने यहां पर नीचे भी आपको एक स्लाइड यहां पर दिखाने की कोशिश किया है, आप लोग देखिए, यहां पर सेल विद इन द स्टेट होता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होता है। पहले डिजाइन के ओल्ड डिजाइन की बात करें तो उसके ऊपर वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या फिर आपका सर्विस टैक्स का चार्जेस किया जाता था जब विद इन स्टेट सेल परचेज होता था। वही जगह पर दूसरी स्टेट की बात करें तो दूसरी स्टेट में आपका अब जो चार्ज होता है वो आईजीएसटी, जबकि पहले जो चार्ज होता था वो आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी सीएसटी चार्ज होता था, और एक्साइज वगैरह है या सर्विस टैक्स है तो वो चार्ज होता था। तो ये था हमारा कंपोनेंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर क्या कंपोनेंट है वो मैंने आपको अभी बताया है। तो अब हम नेक्स्ट लेके बात करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जीएसटी टर्म्स। जब हम जीएसटी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, हमें जीएसटी के कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होता है? जैसे कि आउटपुट जीएसटी, ये आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का क्रेडिट क्या होता है? ये सारे हमें जानकारी होना जरूरी है। वही चीज मैं यहां पर आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। इनपुट जीएसटी मतलब
जब हम गुड्स या सर्विसेज का इनपुट लेते हैं, इनपुट लेते हैं मतलब जो हम मेरा बिजनेस प्रोसेस के लिए यूज में लेते हैं, ऐसे गुड्स या सर्विस जो इनपुट हो रहा है मेरा बिजनेस के लिए, उसी इनपुट गुड या सर्विस के ऊपर जो जीएसटी हम पेमेंट करके आ रहे हैं उसी को हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। यानी इनपुट गुड्स सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी हम पेमेंट करके आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। वही जगह पर जब हम गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई देते हैं यानी सेल करते हैं, उस सेल के टाइम जो जीएसटी हम किसी और पार्टी से यानी परचेसर से कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी जो परचेस करते टाइम हमने देख के आए थे वो हमारे लिए संपत्ति होता है। आउटपुट जीएसटी जो हम सेल के टाइम कलेक्ट करते हैं वो हमारा लायबिलिटी होता है। क्यों? वो हमें पेमेंट करना है किसको, गवर्नमेंट को। बट गवर्नमेंट ने आपको यहां पर ये नहीं बोला कि पूरा जो आउटपुट जीएसटी वो आप पेमेंट करो। गवर्नमेंट बोलते हैं आउटपुट के साथ इनपुट को आप एडजस्ट करा लो, मतलब जितना आपका लायबिलिटी है उसके साथ आपका इनपुट जीएसटी का एसेट जो है वो आप एडजस्ट कर लो, बाकी जो रह जाता है वो आप मुझे पेमेंट करो, पूरा पैसा आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये जो एडजस्टमेंट हम करते हैं किसका, इनपुट जीएसटी का, किसके साथ, आउटपुट जीएसटी के साथ, उसको हम बोलते हैं इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी इनपुट क्रेडिट। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपने बार बार सुने होंगे, बहुत बार बोलते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मतलब क्या है, जीएसटी के साइट में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर है उन लेजरों का डिवाइडेशन यहां पर मेनली दो टाइप में तो किया ही जाता है। दो टाइप क्या क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक आउटपुट रजिस्टर भी होता है, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में बात करते हैं। जितना भी आपने परचेज करते टाइम जीएसटी देके आए हैं उसको आपको जीएसटी पोर्टल में जिस जगह पर शो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। वही जगह पर जितना आपने जीएसटी कैश में पेमेंट की है, मतलब कैश या बैंक पेमेंट आपने जो की है जीएसटी साइट में, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो जिस पर्टिकुलर लेजर में शो होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और एक आउटपुट रजिस्टर भी होता है जहां पर जितना भी अपने सेल या सर्विस देने के बाद जितना जीएसटी अपने कलेक्ट कर रखे हैं वो आपको उस जगह पर शो करेगा, यानी पेबल रजिस्टर में शो करेगा। ओके, तो ये तो हो गया जीएसटी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मुझे टैली में जीएसटी एक्टिवेट करना है तो हम किस तरीके से जीएसटी एक्टिवेट कर सकते हैं। आप चाहे पुराने कंपनी में चाहे नए कंपनी में है, किसी भी कंपनी में आप जीएसटी एक्टिवेट करना चाहे इसी पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूं जीएसटी एक्टिवेशन विंडो में। ये मैंने टैली ओपन कर लिया। एक कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं, नाम रख देते हैं जीएसटी ईएमआईटी अलवर। ओके, मेलिंग नेम सेम आ गया, एड्रेस मैंने रख दिया मनुमार्ग अलवर, कंट्री हमारा इंडिया, स्टेट राजस्थान। यहां पर पर्टिकुलर स्टेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जीएसटी मैटर में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपका मल्टी स्टेट बिजनेस है तो हर एक स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, अलग अलग तरीके से आप काम करते हैं, उसी स्टेट के हिसाब से आप उसको मेंटेन करना पड़ेगा। लोकल सेल के लिए, इंटरेस्टेड सेल के लिए अलग केस है, ठीक है ना। तो पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, मैंने पिन कोड एंटर कर दिया। बाकी कोई डिटेल आपको एंटर करने की अभी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं। बिल प्रिंटिंग के लिए आपको ये सब चीजें चाहिए होगा, है ना। अभी मैं सिर्फ जीएसटी देखना चाहता हूं इसलिए मैं और कुछ एंटर नहीं किया, सीधा इस डिटेल को सेव कर लेते हैं। सेव करने का शॉर्टकट की Ctrl+A, कीबोर्ड से Ctrl+A दबा देंगे तो ये पूरा डिटेल मेरा सेव हो जाएगा। ये मेरा कंपनी क्रिएट हो चुका है जिसका नाम जीएसटी ईएमआईटी अलवर है। अब इस कंपनी में जीएसटी हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है। कीबोर्ड से हम चले जाते हैं सीधा F11 यानी कंपनी फीचर। कीबोर्ड से आप F11 दबा के जा सकते हैं या तो F11 बटन के ऊपर क्लिक करके भी आप कंपनी फीचर में जा सकते हैं। कंपनी फीचर में मेनली तीन फीचर आपको ये अच्छे तरीके से पता है, एक तो अकाउंटिंग फीचर, एक इन्वेंटरी फीचर, तीसरा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर। यहां से हम चले जाते हैं स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर विंडो के अंदर। जब यहां पर जाएंगे देखिए सारे स्टैट्यूटरी टैक्स रिलेटेड मैटर आपको यहां पर दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब यहां पर मुझे जीएसटी चाहिए तो सबसे ऊपर ही ऊपर में आपको दिखा रहा है एनेबल जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। तो इस ऑप्शन को हमने यस कर लिया। जब भी एक्टिवेट करेंगे देखिए नीचे आपसे पूछा जा रहा है सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यानी फर्स्ट टाइम के लिए तो आपको जीएसटी डिटेल सेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको जीएसटी डिटेल ऑल्टर करना पड़ेगा अगर आप कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो हम सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करता हूं। जब भी हम इस ऑप्शन को यस करेंगे देखिए आपसे जीएसटी डिटेल पूछा जा रहा है। आप एक एक करके आप यहां पर जीएसटी डिटेल आप एंटर करते जाइए जो आपका बिजनेस का कैटेगरी है उसके हिसाब से। स्टेट कौन सा है आप पर्टिकुलर स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिशन में है या आप रेगुलर में है। कंपोजिशन में है तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ रेगुलर डीलर ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, कंपोजिट डीलर कोई भी
टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, कंपोजिट इनवॉइस यूज कर सकता है, मतलब जब सेल करेगा उस टाइम कोई टैक्स चार्ज वो नहीं कर सकता, ठीक है। और कंपोजिट डीलर गुड्स परचेस करते टाइम अगर कोई जीएसटी देके आएगा उसको कोई इनपुट फैसिलिटी नहीं मिलेगा, बट रेगुलर को मिलेगा, है कि नहीं। तो हम ले लेते हैं रेगुलर डीलर, रेगुलर ले लिए। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, किसी और टेरिटरी का है तो यस करके आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। जीएसटीएन नंबर आप यहां पर एंटर कीजिए। जीएसटीएन नंबर आप जब डालेंगे आपको ध्यान होगा सबसे पहला जो 2 डिजिट आपको सिखाया गया था वो किसके लिए बताया गया था, स्टेट कोड। राजस्थान का जो स्टेट कोड है वो 08 है, तो मैंने यहां पर 08 डाल दिया। इसके बाद पर्सन का पैन नंबर आ जाएगा, है ना, एंटिटी नंबर, जेड जीएसटी कोड, और इसके बाद एक आपका चेक डिजिट, मैंने यहां पर टी एंटर कर दिया। ये जीएसटी नंबर गलत दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर बोल रहा है ये जो जीएसटी नंबर आपने एंटर किए वो कब से एप्लीकेबल होगा। ये बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल 2020 जिस दिन मैंने कंपनी क्रिएट किया उसी दिन से ले लिया, तो मैंने उसी दिन से ले लिया। पीरियडिकली ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी रिटर्न जो जीएसटीआर 1 आप जमा कराएंगे तो वो किस हिसाब से करवाएंगे, मंथली या क्वार्टरली। जीएसटी के क्लास में आपको ये बताया गया है कि जीएसटी रिटर्न जो होता है, जो इसमें आप जीएसटी डिटेल आप अपलोड करते हैं साइट में, वो मेनली हम रेगुलर डीलर के लिए क्या क्या यूज करते हैं। एक तो आपका जीएसटीआर 1, एक जीएसटीआर 3B, यही तो देखे थे आपने। जीएसटीआर 1 किस लिए था, आपका सेल दिखाने के लिए, है कि नहीं, यानी आउटपुट सप्लाई दिखाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, जीएसटीआर 1। अब ये जीएसटीआर 1 जो है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है और वो अपने आप को क्या बोल के रेगुलर बोल के रजिस्टर कर रखा है, तो गवर्नमेंट ने उनको छूट दे रखा है कि वो चाहे तो अपना जीएसटी रिटर्न मंथली कर सकता है, वो चाहे तो अपना जीएसटी रिटर्न क्वार्टरली कर सकता है, ठीक है ना। तो वो अपने हिसाब से साल के शुरुआत में ये चीज चूज कर लेता है कि मैं मंथली करूंगा या क्वार्टरली करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं मंथली लेके ही चल रहा हूं, बट हाँ जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो उनके लिए हमेशा ये फैसिलिटी नॉर्मली 1.5 करोड़ से 5 करोड़ वाले के लिए दिया जाता है। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के अंदर भी क्वार्टरली कर सकते हैं, बट 5 करोड़ से ऊपर होते ही उसको टर्नओवर जब 5 करोड़ से ऊपर चला जाएगा तो उसका जीएसटीआर 1 जो होगा वो मंथली बेसिस में ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है ई बिल एप्लीकेबल, क्या ई बिल एप्लीकेबल है, मैंने बोला हाँ एप्लीकेबल है। कौन सी रेट से है आप यहाँ पर बोल दीजिए। थ्रेशोल्ड लिमिट आप यहाँ पर डाल दीजिए, कितने का डाल रखा है, बाय डिफॉल्ट 50,000 रुपए ऑटोमेटिक ले रखा है, इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिए, इसको अभी कोई चेंजेस नहीं है एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट ये सेम है। इंटरेस्टेड रेट के केस में सेम 50,000 रुपए का यहाँ पर वही चीज दिखा रखा है। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, क्या एडवांस रिसिप्ट के ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी होगा। पहले ये रूल था कि कोई ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में अगर कोई हम एडवांस लेते हैं तो वो भी जीएसटी एलिजिबल है, यानी उसके ऊपर भी आपको जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। बट अब ये रूल एबोलिश हो चुका है, यानी हटा दिया जा चुका है। अब आप जब एडवांस रिसीव करते हैं तो आपको उसके ऊपर कोई जीएसटी जमा कराने की जरूरत नहीं है। इसी कारण से अब इस ऑप्शन को अभी आप नो करके चलिए, अब इसको यस मत कीजिए। नेक्स्ट आपका बोल रहा है एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की हम बात करेंगे तब हम इस ऑप्शन को देखेंगे कि रिवर्स चार्ज होता क्या और रिवर्स चार्ज के ऊपर टैक्स की मतलब क्या होता है। अभी इसको आप नो करके ही चलिए। नेक्स्ट सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, अगर जीएसटी रेट आप मेंशन करके चलना चाहते हैं तो इसमें मेंशन कर सकते हैं, बट सिंगल रेट आपका मेंशन होगा और सिंगल रेट के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेशन होगा। जहां पर एक ही जीएसटी का रेट का डीलिंग होता है तो वहां पर इसको यस करके चल सकते हैं। अभी इसको आप नो ही करके चलिए क्योंकि हमें मल्टी जीएसटी के हिसाब से चलना है। एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, अगर आप जीएसटी क्लासिफिकेशन को चाहते हैं तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट करिए। अब इसको हम नो ही रखेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन हम खुद मैन्युअली क्रिएट करेंगे, इसके हिसाब से मुझे क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एलयूटी बॉन्ड, अगर एलयूटी या बॉन्ड के अंदर जैसे एक्सपोर्ट सेल वगैरह होता है या फिर कोई इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड को सेल होता है तो उस केस में एलयूटी या बॉन्ड का यूज होता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे तो बाद में सेल कैटेगरी में जाके भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका डिटेल था जो जीएसटी एक्टिवेशन के लिए आपसे पूछा जा रहा है। जो आपको चाहिए वो आप रखिए, जो आपको नहीं चाहिए वो आप ना रखिए। मैंने नॉर्मली ये नीचे का डिटेल ऑप्शन को सारे को नो रखा है, क्यों, मुझे ये सारे अंदर जाके भी मिल जाएगा। अगर कोई डिफॉल्ट ही सेट करके रखना चाहता है कि उसका कैटेगरी ऐसा ही है और कोई कैटेगरी नहीं है तो उस केस में वो आईएस करके चलते हैं। एक्सेप्ट कर देंगे तो मेरा इस कंपनी के लिए जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा। बट हाँ, आप सेव करना मत भूलिए, कीबोर्ड से Ctrl+A दबाएंगे तो सेव हो जाएगा और आपके लिए जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी कंपनी में जीएसटी डिटेल एक्टिवेटेड हो चुका है। अब आप जो भी काम करेंगे वो जीएसटी बेस ही रहेगा, है कि नहीं। तो ये आपका जीएसटी का पूरा डिटेल था और जीएसटी जब एक्टिवेट हो जाएगा आपको इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में यहाँ पर टैक्स रेट सेटअप बोल के ऑप्शन भी दिख जाता है जीएसटी के अंदर, जहां पर आप आइटम के ऊपर टैक्स रेट वगैरह सेटअप भी कर सकते हैं आसान वे में। तो इसका मतलब ये है मेरा इस कंपनी में अभी जीएसटी एक्टिवेटेड हो चुका है।
तो ये था आपका जीएसटी का इनिशियल क्लास। कल हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर लोकल जीएसटी में, लोकल में किस तरीके से हम गुड्स परचेज सेल करते हैं उसका डिटेल लेके हम बात करेंगे, साथ में सर्विसेज भी बात करेंगे, एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए आपका इतना ही है।